हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सीमा पर अवैध बंकर बनाने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स। बीएसएफ ने रुकवाया निर्माण। बताएंगे दोस्तों, अवैध निर्माण की कर रहा था बड़ी कोशिश, भारत ने तुरंत पकड़ा इन्हें। तो वहीं बताएंगे लगातार यूनुस सरकार भारत से दुश्मनी मोल लेकर मुश्किल में घिरता जा रहा है। अमेरिका के बाद अब इस देश ने भी छोड़ दिया बांग्लादेश का साथ, कह दिया जब तक है यूनुस सरकार नहीं देंगे तुम्हारा साथ। वहीं बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी कब करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा अपडेट। तो वहीं आपको बताएंगे यूके की इस पूर्व मंत्री ने कर दिया सबसे बड़ा दावा, कह दिया परमाणु हथियारों वाला पहला इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा ब्रिटेन। जी हां, बताएंगे किस बिहाफ पर यह बात कही है इन्होंने, आखिर कौन सी ऐसी गतिविधियां हो रही है ब्रिटेन में जो जल्द ही इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है। वहीं बताएंगे सोनिया गांधी के राष्ट्रपति मुर्मू जी पर अभद्र टिप्पणी के बाद बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया करारा जवाब। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत पाकिस्तान जैसे देश से बहुत आगे निकल चुका है। तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ, सीमा पर अवैध बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स। बीएसएफ ने देखते ही रुकवाया निर्माण। जी हां, बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से सीमा पर हलचलें तेज हो गई हैं। शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी के सैनिक सीमा बाढ़ से 150 मीटर के अंदर अवैध रूप से एक बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सीमा की सुरक्षा कर रही बीएसएफ ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 31 जनवरी को बांग्लादेश के सैनिक उत्तरी बंगाल की सीमा से सटे दाहगाम अंगार पोटा इलाके में इंटरनेशनल सीमा से 150 यार्ड्स के दायरे में बंकर निर्माण कर रहा था। हमारी तरफ से इसको लेकर आपत्ति जताई गई और उन्हें ऐसा करने से रोका गया, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य रुक गया। अधिकारी ने बताया कि इस घटना के बाद बॉर्डर पर विभिन्न जगहों पर बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा अवैध निर्माण को मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ ने बीजीबी के साथ कमांडेंट लेवल की फ्लैग मीटिंग भी बुलाई। इस मीटिंग में इन सभी मुद्दों के ऊपर दोनों तरफ के उचित अधिकारी चर्चा करेंगे। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले 5 अगस्त के बाद से ही खींचतान देखी जा रही है। बांग्लादेश ने 1975 के समझौतों का हवाला देते हुए कहा है कि 150 गज जमीन में पड़ोसी देश कोई रक्षा ढांचा नहीं बना सकता। हालांकि भारत इसको रक्षा ढांचा नहीं मानता। उसका तर्क है कि सीमा पार से घुसपैठ, आपराधिक गतिविधि और मवेशियों को रोकने के मकसद से बाढ़ लगाई जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूर्व एडिशनल डीजी एस.के. सूद ने बताया कि भारत तारों की बाढ़ लगाने को डिफेंस स्ट्रक्चर के तौर पर नहीं देखता है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा मानते हैं। साल की शुरुआत में इस मसले पर भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को तलब भी किया। अब दोस्तों, 1975 का ये समझौते का हवाला देते हुए भारत को सीख देने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, लेकिन खुद उस सीख का उल्लंघन करता नजर आ रहा है। ऐसे में भारत बांग्लादेश को 17 तारीख को देगा कड़ाके का जवाब, बांग्लादेश को दिखा देगा उसकी औकात। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, भारत से पंगा कैसे भारी पड़ता जा रहा है मोहम्मद यूनुस को, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों आपको इस खबर के माध्यम से हम बता रहे हैं कि लगातार मुश्किल में घिरते जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अमेरिका के बाद अब इस देश ने भी छोड़ दिया उनका साथ, कह दिया नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। जी हां, बांग्लादेश की यूनुस सरकार के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को मिलने वाली वित्तीय मदद पर रोक लगाने का फैसला कर दिया है। इस ऐलान के बाद बांग्लादेश सरकार को बड़ा आर्थिक झटका लगा है, क्योंकि कई विकास परियोजनाओं की फंडिंग इसी सहायता राशि से होती थी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड की संसद ने हाल ही में अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग बजट में कटौती करने का निर्णय लिया था। इसी फैसले के तहत 2024 से बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। स्विस फेडरल काउंसिल के मुताबिक 2026 से 2028 के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बजट में $353 मिलियन की कटौती की जाएगी। इस फैसले का सीधा असर बांग्लादेश के अलावा अल्बानिया और जाम्बिया जैसे देशों पर भी पड़ेगा। हालांकि युद्धग्रस्त यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड से पहले अमेरिका ने भी बांग्लादेश को मिलने वाली सभी तरह की वित्तीय सहायता बंद कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के तुरंत बाद बांग्लादेश समेत कई देशों के लिए मदद पर रोक लगा दी थी। ट्रंप सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश में चल रही कई विकास योजनाओं पर ताला लग गया है। दोस्तों, ऐसे में आप क्लियरली कह सकते हैं और देख सकते हैं कि भारी दबाव में आ गया है बांग्लादेश। अब इस हालत में वो चाह कर भी भारत के साथ दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता, उल्टा भारत के सामने घुटनों पर बैठकर हाथ ही जोड़ेगा, क्योंकि यही एक मार्ग है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। क्योंकि विदेशी फंडिंग के
के सहारे ही बांग्लादेश की परियोजनाएं चल रही थी। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई नया आर्थिक सहयोगी नहीं मिला तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे में वो भारत से किसी प्रकार की दुश्मनी मोल नहीं लेगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर कब करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा अपडेट। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत अमेरिकी संबंधों, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण और ईरान में लापता भारतीय नागरिकों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच व्यावसायिक और सरकारी स्वामित्व वाले क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका एक उच्च स्तरीय यात्रा की योजना बना रहे हैं, जिसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी। दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार बोले तो 27 जनवरी को फोन पर बातचीत हुई थी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं ने पहली बार फोन पर बातचीत की थी। तो वहीं तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मामले पर भी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत तहव्वुर राणा के जल्द प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। मुंबई हमले में उसकी संलिप्तता को लेकर भारत अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के प्रयास कर रहा है। दोस्तों तो वहीं ईरान में लापता भारतीय नागरिकों के मामले पर भी बयान दिया। मंत्रालय ने कहा कि जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ईरान गए थे वहां लापता हो गए। उनके परिवार का उनसे ईरान पहुंचने के कुछ समय बाद संपर्क टूट गया। भारत सरकार दिल्ली में ईरानी दूतावास और तेहरान स्थित ईरानी विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। MEA ने आगे कहा कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरानी अधिकारियों से लापता नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें खोजने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय लापता नागरिकों के परिवारों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। दोस्तों तो वहीं अमेरिका से अवैध अप्रवासियों की वापसी के रास्ते बना रहा है अपना भारत। जायसवाल जी ने कहा कि भारत अवैध प्रवासन का विरोध करता है। भारतीय अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध प्रवासन को रोकने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसके साथ ही अमेरिका में वैध प्रवासन के लिए और ज्यादा रास्ते बना रहे। वहीं बता दें यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की इस पूर्व मंत्री ने कर दिया सबसे बड़ा दावा। कहा परमाणु हथियारों वाला पहला इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है ब्रिटेन। जी हां, हाल ही में वॉशिंगटन DC में राइट विंग थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के कार्यक्रम में दिए अपने एक भाषण में ब्रिटेन के पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि यूके जल्द ही मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अपना संस्करण लेकर आ सकता है। पूर्व मंत्री ने ब्रिटेन के लोगों से मेक ब्रिटेन अगेन ग्रेट कहने की अपील की है। वहीं उन्होंने दुनिया और ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि ब्रिटेन मुस्लिम कट्टर पंथवाद के हाथों में जा सकता है और अगले 2 दशकों में ये ईरान के जैसा पश्चिम का दुश्मन बन सकता है। वहीं इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी जीत से पश्चिम के प्रोग्रेसिव सोच का पतन होगा। उल्लेखनीय है कि सुएला ब्रेवरमैन यूके की कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे कट्टर लोगों में से एक है। पूर्व गृह मंत्री पहले कई ऐसे बयान दे चुकी है जो कि खासा विवादों में रही है। ब्रेवरमैन ने एक बार फिर कहा था कि उनका सपना है कि अप्रवासियों को रवांडा भेज दिया जाए या कुछ लोगों के लिए सड़कों पर रहने उनकी अपनी पसंद होती है। जिसके बाद साल 2023 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रेवरमैन को मंत्री पद से हटा दिया था। जी हाँ, ऐसे में जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि ब्रिटेन पहला इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है, वो भी परमाणु हथियारों वाला, उनके इस बयान के दावे को आप कितने प्रतिशत सच होते हुए मान सकते हैं दोस्तों बताना मत भूलिएगा। किन किन को लगता है कि अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो वाकई में इनका बयान सच हो सकता है। वहीं आपको बता दें चीन पाकिस्तान की दोस्ती में आ गई क्या दरार, एक दूसरे को भाई कहने वाले देशों में क्यों बढ़ गया अविश्वास, क्या होगी आगे की राह बता दे। चीन और पाकिस्तान अक्सर ही अपनी दोस्ती की कस्में खाते रहे हैं। दोनों देशों का कई स्तरों पर मजबूत संबंध है, लेकिन बीते कुछ समय से ये रिश्ता मुश्किल दौर में है। चीनी अधिकारियों ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति पर खुलकर चिंता जताई है, जिससे दोनों देशों में तनाव हो गया। पाकिस्तान ने भी कई मुद्दों पर ऐतराज जताया है। ऐसे में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बोले तो CPEC के तहत आर्थिक और सामरिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की हालिया घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों में अनिश्चितता पैदा कर दी है। जी हाँ, द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना की एक दूसरे से बड़ी अपेक्षाएं हैं। चीन ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में निवेश किया है, इसमें CPEC सबसे अहम है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुए 1 दशक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कई चुनौतियों के कारण बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इन चुनौतियों में सबसे प्रमुख पाकिस्तान के भीतर चीन की सुरक्षाएं चिंताएं हैं। चीनी कर्मचारियों पर आतंकी हमले भी बीते साल देखने को मिले हैं, इससे चीजें तेजी से खराब हुई हैं। दोस्तों पाकिस्तान और चीन के बीच सुरक्षा और CPEC प्रोजेक्ट के मुद्दे पर जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, वो ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध पूर्ण तौर पर पुनः मूल्यांकन के दौर से गुजर रहे हैं। वही बता दें जब अमेरिका में गूंजा जय श्री कृष्णा, जी हाँ, FBI चीफ के लिए नॉमिनेट काश पटेल ने कुछ इस अंदाज में दिया
अपना परिचय दोस्तों अमेरिका में भी अब जय कृष्णा की गूंज है। इस गूंज का श्रेय जाता है भारतीय मूल के काश पटेल जी को, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने FBI चीफ के पद के लिए नॉमिनेट किया है। आपको बता दें कि वो इसी सिलसिले में कंफर्मेशन हियरिंग के लिए सीनेट की जुडिशियल कमेटी के समक्ष पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने कमेटी के सदस्यों के समक्ष अपनी बात रखी। जब वो कमेटी के सामने पेश हो रहे थे उस दौरान उनके अभिभावक और उनकी बहन भी उस हाल में मौजूद थी। काश पटेल ने कमेटी मेंबर से अपने अभिभावक का परिचय कराया और आखिर अपने अभिभावक को अभिनंदन जय कृष्णा बोलकर किया। कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के बाद काश पटेल ने अपने अभिभावक के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। जी हाँ, इसमें आप भी दोस्तों जय श्री कृष्णा कहना मत भूलिएगा कमेंट में। वहीं बता दें यूक्रेन के एक और गांव पर बड़ा कब्जा, हमारी सेना पोक्रोव्स्क के और नजदीक पहुंच गई। जी हाँ, रशिया ने ये कहते हुए बड़ा दावा किया है। बता दें रशिया ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में एक और गांव पर कब्जा कर लिया है तथा लगभग 3 साल के युद्ध के बाद वो महत्वपूर्ण यूक्रेनी साजो सामान केंद्र पकोस के नजदीक पहुंच गया है। हालांकि रशिया के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है कि उसकी सेना ने नोवोवासिविका पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने भी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल पोक्रोव्स्क एक बहुत बड़ा और प्रमुख सड़क और रेल केंद्र है जहां से अग्रिम क्षेत्रों के विस्तृत हिस्से को आपूर्ति प्रदान की जाती है। तो वहीं आपको बता दें भारत समेत ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने आखिर क्यों दी ये धमकी, कहा डॉलर छोड़ो तो फिर 100% का टैरिफ झेलो। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 चुनाव में संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में नई मुद्रा अपनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमें इन शत्रुतापूर्ण देशों से यह प्रतिबद्धता चाहिए कि वे न तो नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा को बढ़ावा देंगे, अन्यथा वे 100% टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहें और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में व्यापार करने का सपना भूल जाएं। जी हाँ, ब्रिक्स संगठन जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई शामिल है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह एक नई मुद्रा लाने पर विचार कर रहा है। ब्रिक्स का यह कदम अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। इस बदलाव से अमेरिका की वैश्विक वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे ट्रंप नाराज है। ट्रंप पहले भी ब्रिक्स देशों को डॉलर के खिलाफ जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। जी हाँ, हालांकि दोस्तों इस पर भारत का क्या रुख है आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। भारत का लक्ष्य केवल व्यापार को सुगम बनाना है, न कि अमेरिकी डॉलर को चुनौती देना। ब्रिक्स में नई मुद्रा को लेकर कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। तो वहीं दोस्तों ट्रंप के टैरिफ वाली धमकी पर अब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का आया पलटवार, कहा अमेरिका अगर ये कदम उठाएगा तो ब्राजील भी जवाबी कार्रवाई करेगा। जी हाँ, ब्रासीलिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्राजील अमेरिका के साथ पारस्परिक सम्मान के आधार पर संबंध चाहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि अमेरिका ब्राजील के उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा तो हम भी वही करेंगे। तो वहीं बता दें इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिया बड़ा झटका। पीटीआई ने सरकार से बातचीत पर अपना रुख कर दिया साफ। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने सरकार के साथ रुकी हुई बातचीत संसदीय समिति के माध्यम से फिर से शुरू करने संबंधित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पेशकश को खारिज कर दिया है। जियो न्यूज के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार इमरान खान की पार्टी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने को तैयार है। इमरान खान की पार्टी ने 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 की घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन न करने पर बातचीत बंद कर दी है। जियो न्यूज के कार्यक्रम कैपिटल टॉक में इमरान खान की पार्टी के शीर्ष नेता और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान ने कहा कि हम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बातचीत फिर से शुरू करने की पेशकश को खारिज करते हैं। पार्टी की मांगों को दोहराते हुए अयूब ने कहा कि हमारी मांगे स्पष्ट है। उन्होंने सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी अपील की है। वहीं बता दें श्रीलंका से बड़ी खबर, जाफना में तमिलों को उनकी भूमि लौटाएगी श्रीलंकाई सरकार। राष्ट्रपति दिसा नाइके ने कहा हम इस पर तेजी से कर रहे हैं काम। जी हां, श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नाइके ने जाफना के तमिलों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उनकी जमीनें लौटा दी जाएंगी, जिसे सेना ने लिट्टे के खिलाफ लड़ाई के दौरान सैन्य उद्देश्यों के लिए अपने कब्जे में ली थी। जाफना तमिल बाहुल्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत की राजधानी है। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति बनने के बाद दिसा नाइके शुक्रवार को पहली बार जाफना पहुंचे। अपनी इस यात्रा पर उन्होंने भारतीय मूल के तमिलों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी जमीनें लौटा दी जाएंगी। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा कि भूमि को उसके असली मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही दिसा नाइके ने कह दिया है कि सरकार के पास देश में कहीं भी भूमि को विकास परियोजनाओं या सुरक्षा मकसद से अपने कब्जे में लेने का अधिकार होता है। वहीं बता दें क्या मालदीव की बर्बादी है तय। दरअसल मुइज़ू को भारत का सख्त संदेश, बिना नाम लिए चीन तुर्की को भी भारत ने लपेटा। दोस्तों मालदीव की डगमगाती अर्थव्यवस्था पर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। राष्ट्रपति मोहम्मद
मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व में मालदीव लगातार ऐसे व्यापारिक समझौते कर रहा है जो उसके वित्तीय हालात को और बिगाड़ सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी करके कहा है कि हाल के समझौतों से मालदीव का राजस्व प्रभावित हो सकता है, जिससे उसकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा होगा। भले ही भारत ने किसी देश का नाम ना लिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि भारत का इशारा चीन और तुर्की की ओर था, जिसने हाल ही में मालदीव के लिए व्यापारिक समझौते किए हैं। वहीं बता दें, जब जयशंकर जी से पूछा गया सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए दोस्त है या फिर खतरा है, तो जयशंकर जी ने क्या जवाब दिया आपको बता दें। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रवादी बताया है और कह दिया है कि उनकी कुछ नीतियां भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गुरुवार को एक डायलॉग सेशन को संबोधित करते हुए जयशंकर जी ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत बताया। जब विदेश मंत्री से डायलॉग सेशन में सवाल पूछा गया कि ट्रंप को आप भारत के लिए किस रूप में देखते हैं, एक दोस्त या फिर खतरे के रूप में, तो जयशंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं, उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको, अब उसी का अपना मैसेज होता है ना। ट्रंप राष्ट्रवादी है, ट्रंप को लगता है कि अमेरिका ने पिछले 80 साल से पूरी दुनिया की एक तरीके से जिम्मेदारी ले रखी है, ये फिजूल है, जो दुनिया पर खर्च होता है वो अमेरिका में होना चाहिए, ये उनकी सोच है। रही बात हमारी, तो भारत के संबंध अमेरिका से अच्छे हैं, मोदी जी के ट्रंप से व्यक्तिगत संबंध है। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ेगी अब टेंशन, चीन बना रहा एक ऐसी बिल्डिंग जिसके आगे पेंटागन भी लगेगा, देखने में छोटा। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बीजिंग से 30 किलोमीटर दूर एक विशाल डिफेंस सेंटर का निर्माण कर रहा है, जो अमेरिका के पेंटागन से 10 गुना बड़ा होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सेंटर न केवल चीन की सैन्य शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि युद्ध के समय कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में भी काम करेगा। बीजिंग से 30 किलोमीटर दूर बनाए जा रहे डिफेंस सेंटर का कुल एरिया 1500 एकड़ के बराबर है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ये पेंटागन से 10 गुना बड़ा होगा। इसे बनाने की शुरुआत 2024 के बीच में किया गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों इस मेगा डिफेंस सेंटर की निगरानी कर रही है और इसे चीन की रणनीतिक विस्तार योजना का हिस्सा मान रही है। वहीं बता दें, रूस के खिलाफ एक और देश ने खोला मोर्चा, तैनात किए F-16 फाइटर जेट। दुश्मनी की क्या है वजह बता दें, दक्षिणी पूर्वी यूरोप देश रोमानिया और रशिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। इसकी वजह रशिया की ड्रोन कार्रवाई है। रशिया ने रोमानिया की सीमा से सटे इलाकों में पिछले दिनों कई ड्रोन भेजे हैं, जिससे रोमानिया भड़क उठा है। रूसी ड्रोन को अपनी भौगोलिक सीमा के करीब रेख रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत 2 F-16 लड़ाकू जेट तैनात कर दिए हैं। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी पुष्टि की गई और कहा गया है कि बोरसिया में 86वें एयरबेस से 2 F-16 लड़ाकू जेट तैनात किए हैं। इन दोनों फाइटर जेट में गुरुवार स्थानीय समय अनुसार सुबह 3:40 पर से लेकर सुबह 5 बजे तक आसमानी गश्त की। वहीं बता दें, विश्व बैंक का बयान, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पाकिस्तान को $350 अरब की है आवश्यकता। जी हां, पाकिस्तान हमेशा की तरह आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। इसी बीच विश्व बैंक का एक बड़ा बयान सामने आया है। विश्व बैंक ने कहा कि पाकिस्तान को 2023 से 2030 के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। साथ ही विश्व बैंक ने पाकिस्तान से एक व्यापक जलवायु वित्त रणनीति बनाने का आग्रह किया है। मामले में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के मुताबिक पाकिस्तान वर्तमान में दुनिया का 5वां सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील देश है। वहीं बता दें, देश छोड़कर भाग रहे पाकिस्तानी समुद्र में डूबकर सैकड़ों की हुई मौत, तो अब जाकर जागी शहबाज सरकार। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को देश की केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख अहमद इशहाक जहांगीर को उनके पद से हटा दिया। यह कार्रवाई उस बड़ी प्रशासनिक सफाई का हिस्सा है जो जनवरी की शुरुआत में मोरक्को के तट पर कम से कम 43 पाकिस्तानियों की मौत के बाद शुरू हुई। इन त्रासदियों के बाद अब शहबाज शरीफ सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठा दिए हैं जिन्हें मानव तस्करी रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो उधर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को करारा झटका। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। एक साथ पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन सभी विधायकों की जगह पार्टी ने दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव में उतार दिया था, जिसको लेकर इसमें असंतोष पनप रहा था। शाम को जहां एक के बाद एक 7 विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं रात करीब 10 बजे मादीपुर सीट से विधायक और दलित नेता गिरीश सोनी ने भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी से नाता तोड़ लिया। एक साथ आए इन इस्तीफों को आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट बताई जा रही है। इन विधायकों के इस्तीफे को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भले ही पार्टी ने इन विधायकों का टिकट काट दिया था, लेकिन ये लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे। साथ छोड़ने वाले नेताओं में कई एक से एक अधिक बार के विधायक थे और इस क्षेत्र में एक जनाधार रखते हैं। मौजूदा विधायक होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग उनके संपर्क में है और ऐसे में उनके इस्तीफे से नजदीकी मुकाबले वाले इस चुनाव में खेल और ज्यादा रोमांचक हो गया है, रोचक हो गया है। आम आदमी पार्टी ने 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अपने 16
मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरे उतार दिए हैं। वहीं बता दें, सोनिया गांधी पर भड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहा कांग्रेस के शाही परिवार ने राष्ट्रपति का किया घोर अपमान। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से आज बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दरअसल सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पुअर लेडी बताया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति भवन ने इसे अपमानजनक बताया। पीएम मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार ने आज एक बार फिर से अपना रुख बता दिया है कि वो देश के गरीब लोगों के बारे में कैसी सोच रखते हैं, उनकी क्या विचारधाराएं हैं। देश की महामहिम गरीब उड़ीसा के परिवार से आती हैं। वो हिंदी भाषी नहीं बल्कि उड़िया भाषी हैं। उन्होंने यहाँ तक का सफर बहुत संघर्षों से तय किया है। उन्होंने आज संसद में बेहतरीन ढंग से अभिभाषण को प्रस्तुत किया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया। तो वहीं दोस्तों, राष्ट्रपति भवन ने क्या कहा आपको बता दें। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणी की है जो स्पष्ट रूप से पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, इसीलिए ये अस्वीकार्य है। राष्ट्रपति कार्यालय के बयान के मुताबिक इन नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई थी और वो मुश्किल से बोल पा रही थी। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन ये स्पष्ट करना चाहता है कि यह धारणा पूरी तरह गलत है। राष्ट्रपति किसी भी समय थकी नहीं थी। वास्तव में उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वो अपने संबोधन के दौरान कर रही थी, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता। ऐसे में वाकई में दोस्तों, सोनिया गांधी का ये बयान, वो भी राष्ट्रपति को लेकर, किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए जो उन्होंने बात कही। तो वहीं सोनिया गांधी जी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी माता का बचाव करते हुए कहा कि उनकी माता का ऐसा कोई मतलब नहीं था। वहीं नीतीश कुमार के बेटे पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा बता दें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की अटकलें जोरों पर हैं। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम एवं राष्ट्रीय जनता दल बोले तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की वकालत कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ऐसे में उनके बेटे को राजनीति में आना ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार शाम को वैशाली में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान नीतीश कुमार के बेटे की सियासी एंट्री की अटकलों पर उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने निशांत की राजनीति में एंट्री की वकालत तो की, लेकिन सीएम नीतीश को उनके परिवारवाद के खिलाफ दिए गए पुराने बयानों की भी याद दिला दी। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भगदड़ को लेकर अखिलेश यादव ने पहली बार योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा हर बात छिपा रही है। जी हां, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार भगदड़ की सच्चाई छिपा रही है और पीड़ितों के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रही है ताकि मुआवजा देने से बचा जा सके। दिल्ली में संसद के बजट सत्र में भाग लेने पहुंचे अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए ये बात कही। हालांकि दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे अखिलेश यादव के इस बात का, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें कि इस भगदड़ के बाद, इस घटना के बाद संगम पहुंचा जांच आयोग, घटना स्थल का किया भ्रमण, इन सबूतों से मिल सकेंगे साक्ष्य। जी हां, तो वहीं आम से लेकर खास तक आज खत्म हो जाएगा सबका इंतजार। बड़ी तैयारी में मोदी सरकार, बजट में हो सकते हैं ये 7 बड़े ऐलान। देश का आगामी बजट आज यानी 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश करने वाली हैं, जिसमें कुछ खास ऐलान संभव है। आम लोगों से लेकर कारपोरेट जगत को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की संभावना है। जी हां दोस्तों, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाई जा सकती है। साथ में रोजगार के मौके भी बढ़ा सकती है मोदी सरकार और हेल्थ बजट को भी बढ़ाने का अंदेशा है। वहीं घर खरीदना भी सस्ता हो सकता है और अंत में मोबाइल खरीदना भी सस्ता हो सकता है। ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज के बजट में होने वाले हैं। अगर आप बजट के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या क्या ऐलान हुए हैं कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।